हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था गवर्नमेंट बजट, उसको पूरा फिनिश कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने इस वीडियो में जो गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ा वो जानते हैं। फटाफट से रिकैप लेते हैं शॉर्ट, उसके बाद आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन देखी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे, जिसके अंदर हम लोगों ने चारों के चारों ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस रीजन से गवर्नमेंट बजट जो है बेसिकली बनाया जाता है। उसे देखने के बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे बजट के कि रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिसीट्स क्या होती हैं और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी कि बैलेंस बजट और अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है। यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स दोनों की दोनों बराबर होती हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और जितना गवर्नमेंट के पास आना है सब कुछ बराबर है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट क्या होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड बजट। तो ये दो तरह के बजट हमारे सामने होते हैं। ओके, ज्यादातर इकोनॉमीज में अनबैलेंस बजट ही पाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितना खर्चा है उतनी इनकम हो जा रही है गवर्नमेंट की, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत रेयर कंडीशन है ये। ओके, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। दोनों में डिफरेंस जानते हैं। सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट में क्या डिफरेंस होता है। सरप्लस बजट वो बजट होता है इफ द रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट इज मोर इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट के पास आने वाला जो पैसा है वो गवर्नमेंट के होने वाले खर्चों से कहीं ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। तो ये भी भाई एक बहुत रेयर कंडीशन है। किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसा होता नहीं कि ज्यादा पैसा आ रहा है लेकिन उन्हें खर्चा कम करना है, ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है। और डेफिसिट बजट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जहां पर गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन उसको खर्चा ज्यादा करना है और ऐसा हर जगह। एक्सपेंडिचर इज इन एक्सेस टू गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की इनकम से उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। तो ज्यादातर कंडीशंस हमें डेफिसिट बजट की ही पढ़नी है आगे, क्योंकि सरप्लस बजट कोई ज्यादा मेजर नहीं है और होता भी नहीं है कहीं पर पॉसिबल। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रेवेन्यू डेफिसिट, कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट है, क्या चक्कर होता है रेवेन्यू डेफिसिट का उसको जानते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of revenue expenditure of the government over its revenue receipts. एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। ठीक है, तो उसके बीच का जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट का, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से जब हम रिसीट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 12,42,263 करोड़ रुपीज, और उसके बाद गवर्नमेंट को जो रिसीव हुआ अमाउंट वो कितना हुआ 8,78,804 करोड़ रुपीज। लेकिन जो इसके बीच का गैप है विच इज 6,63,459 रुपीज विच इज रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो जो भी इसके बीच का अमाउंट हो गया वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो लगभग वो 3.6% था जीडीपी का जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट था। कौन से ईयर में बताया यहाँ पर, 2012 और 13 के फाइनेंशियल ईयर में। आगे बात करते हैं इम्प्लीकेशंस और रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अगर किसी कंट्री के अंदर हो चुका है तो उसके बाद उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कैसे उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या काम करेगी उसको इंप्रूव करने के लिए, वो जानते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स डिस सेविंग्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप अनकवर्ड गैप। गवर्नमेंट का जो अनकवर्ड गैप है, जो बीच का गैप आया, उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उसके लिए वो चीज देखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू कवर दिस अनकवर्ड गैप बाय ड्रॉइंग अप अपॉन कैपिटल रिसीट्स ईदर थ्रू बोरोइंग्स और थ्रू सेल्स ऑफ इट्स एसेट। मतलब गवर्नमेंट को पैसे कमाने हैं बेसिकली, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एसेट्स को बेचना शुरू करेगी। या तो अपनी एसेट्स को बेचेगी या फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट बोरो करना स्टार्ट करेगी, ताकि जो रेवेन्यू डेफिसिट की कंडीशन क्रिएट हुई है पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। मतलब जो खर्चे गवर्नमेंट को करने हैं, जो उसके पास पैसे है नहीं, उसको खर्चे करने के लिए पैसे तो लाने पड़ेंगे कहीं से, तो वो उन पैसों का बेसिकली इंतजाम किस तरह से गवर्नमेंट करेगी, वही हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बनता है। ओके, कैपिटल रिसीट्स टू जनरली मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इट लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। कंट्री के अंदर कैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। कैसे दूर कर सकती है गवर्नमेंट इसको, मेजर्स क्या है इसको रिजॉल्व करने के। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। फालतू के खर्चों को गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, पहली चीज। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी ताकि उसकी इनकम के सोर्सेज थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाए। जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है जानते हैं फटाफट से।
फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। जो टोटल रिसीट्स होती हैं, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आना है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसके बीच का जो गैप है बेसिकली वो क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो इसके अंदर भी एक्सेस हो रहा है किसका, हमारा एक्सपेंडिचर का, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स हमारे कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं से, ताकि वो अपना जो खर्चा है उसको पूरा कर सके। ओके, तो इसके अंदर बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया जाता है। तो गवर्नमेंट कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू बोरो इन रिलेशन टू व्हाट इट प्रोड्यूसेस। इन अदर वर्ड्स, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं दिखाता, फिस्कल डेफिसिट दिखाता है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए कितना पैसा बोरो करना पड़ता है किसी और से, किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में बोरो करना पड़ता है, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके अपनी कंट्री के। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है, सबसे पहली इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की, दैट कॉजेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। क्या करती है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हमारी रिजर्व बैंक से बोलती है कि नोट छापो, नोट छाप देगी रिजर्व बैंक, तो सबके पास, मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मनी सप्लाई होने से सबकी परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सब लोगों के पास पैसा होगा, मनी सर्कुलेट ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके, पहली इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की, ये इन्फ्लेशन फैलाता है। दूसरी इंप्लीकेशन क्या है इसकी, इंक्रीज द फॉरेन डिपेंडेंसी। फॉरेन डिपेंडेंसीज की वजह से बढ़ती जाती है। फॉरेन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरा करने के लिए बाकी की कंट्रीज से भी उधार लेगा पैसा। जब बाकी की कंट्रीज से गवर्नमेंट पैसा उधार लेगी तो क्या होगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी। हम लोग फॉरेनर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, या फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे कि भाई वो हमें चलो हेल्प कर देंगे इस इकोनॉमी से। तो हम इकोनॉमिकली क्या बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे उन लोगों के, जो कि एक गलत कंडीशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब अगर आज की गवर्नमेंट जो है वो लोन लेगी किसी भी बेसिकली कंट्री से, तो उसका बर्डन आने वाली फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में किसी गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, ठीक है, तो उस टैक्सेस वगैरह ले लेकर गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया, जो भी अमाउंट कर लिया, आने वाली जनरेशन के ऊपर टैक्सेस और ज्यादा बढ़ाकर उनसे भी रिकवर किया जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा इसी चीज का। डेफिसिट्स मल्टीप्लाई बोरोइंग्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पुराना कर्जा ही नहीं चुका पाते हैं, उसके लिए हमें नया कर्जा लेना पड़ता है, नया लोन लेना पड़ता है, नए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। मतलब किसी पुराने के पैसे को चुकाने के लिए हम लोग नया लोन ले लेते हैं, ठीक है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। उसके चुकाने के लिए उससे लोन ले लिया, उसके चुकाने के लिए उससे लोन ले लिया, जब ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। मतलब एक तुम कर्जे के ट्रैप में फंस चुके हो, जाल में फंस चुके हो पूरी तरह से। इस तरह से कोई ना कोई कंट्री भी इस जाल में फंस जाती है। ठीक है, ये थे सारे के सारे इसके इम्प्लीकेशंस। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, देखो फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट था जो बोरो किया है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी तो लगेगी। अगर हमने 1 लाख रुपए बोरो किए किसी से, फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर अगर 10,000 रुपए में उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और उन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, जितना अमाउंट मैंने लोन किया। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट ऑफ ईयर 2012-13 फिस्कल डेफिसिट इज 4,89,890 crore, इंटरेस्ट पेमेंट इज 3,11,996 crore. As a result, primary deficit is 1,77,894 crore rupees. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट के कॉन्सिक्वेंसेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं। ये भी इन्फ्लेशन कॉज करता है, मतलब गवर्नमेंट को दोबारा से पैसे लेकर ही चुकाना पड़ेगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बेसिकली सारा का सारा बर्डन पड़ जाता है, और साथ में बोरोइंग्स हमारी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स है, कुछ भी फर्क नहीं है इन चारों पॉइंट्स में। जो पीछे हमने फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट्स पढ़े थे इम्प्लीकेशन, वही कॉन्सिक्वेंसेज प्राइमरी डेफिसिट के भी होते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचता है हमारा टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम क्या कहता है, क्या बताता है, जानते हैं टैक्स सिस्टम के बारे में। हमें पता है हम सब लोग टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। अब किस तरह के टैक्स सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं उनके बारे में जानते हैं। एक टैक्स सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एक टैक्स सिस्टम है रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है और रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इसका मतलब है कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्सेशन बेसिकली बढ़ता जाएगा, जो कि एक बहुत मतलब सही टैक्स सिस्टम है, और यही टैक्स सिस्टम हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जितनी कम इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो मतलब ये तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है चीज जो ये बताया यहाँ पे रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो हर जगह जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वही अप्लाई होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास दो तरह के और टैक्सेस आते हैं, विच इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस पहले जानते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में।
व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड बी द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, जब दोनों की दोनों चीजें एक ही इंसान पे पड़ रही है, मतलब जिसके ऊपर ये बेसिकली बर्डन है वही इंसान बेसिकली टैक्स को पे कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इनकम टैक्स। अगर मेरी इनकम जितने भी रुपए है और उसके बदले में मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो मेरा इनकम टैक्स मेरा डायरेक्ट टैक्स हो गया। ओके लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड बर्डन टू पे द टैक्स फॉल्स ऑन द अदर पर्सन एज वेल। तो किसी और के ऊपर भी ये बेसिकली बर्डन पड़ सकता है, उस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में समझते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स वो हमारा कहलाता है। इसका एग्जांपल हो गया एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये पड़ किसी के ऊपर रहा है लेकिन पे कोई और इंसान कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके एवरीवन, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।